तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। आज या इस सेशन में बात संविधान में संशोधन की, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरह से। अच्छा ध्यान रखना, चेंज मत लिखना, लिखना अमेंडमेंट। क्या लिखना? अमेंडमेंट। हिंदी में संशोधन, इंग्लिश में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो संविधान में संशोधन का मतलब क्या है भाई? आप देखना, हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। अब कितने साल हो गए? गिनते रहना, जितने भी साल हो गए। 81 साल हो गए, कितने हुए? 50 और अभी क्या चल रहा है? 74-75 साल हो गए ना। 74 या 75 ईयर्स हो गए। अब 74-75 साल में एक जीवन खत्म हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता? तो उसकी उस समय की ज़रूरतें हैं और आज की ज़रूरतें, उस समय की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ, उनमें अंतर होते ही होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ही पवित्र है ना, हमारे लिए पवित्र ग्रंथ की तरह है। लेकिन ज़रूरतों के हिसाब से हम इसमें बदलाव करते रहते हैं और करने भी चाहिए, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब वही तो हो गया, जो अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो हो जाता है रूढ़िवादी। कभी लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी भाई? लड़कियां भी जाएंगी स्कूल, लड़कियां भी पढ़ेंगी, वही हो गया आधुनिक, है ना। जो लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी वो हो गया रूढ़िवादी, और जो नहीं जाएंगी तो हो गया क्या आपका? आधुनिक। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन करना कोई बुराई नहीं है, आवश्यकता है, लेकिन तब जब जरूरी हो, तब जब जरूरी हो। और ज़बरदस्ती अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने जो छुपे हुए लक्ष्य हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, कामना इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हमने संविधान में बदलाव कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। इसी को रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बदलाव करने के लिए पार्लियामेंट को कोई स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। यानी कि संविधान में संशोधन करना बहुत आसान नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स या कुछ बातें ऐसी हैं, उनमें चेंज बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे पार्लियामेंट सिंपल कानून बनाती है, सामान्य कानून बनाती है, उसी तरह के प्रोसेस को फॉलो कर करके आप जो है संविधान में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मसले ऐसे हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर, केंद्र की सरकार की पावर, राज्य की सरकार की पावर, केंद्र और राज्यों में जो कामों का या शक्तियों का बंटवारा, जिसे आप कहते हैं 7वीं अनुसूची, उसमें कोई छेड़छाड़, भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें कोई छेड़छाड़। संघीय ढांचा मतलब 2 सरकारें, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, है ना। किसी भी राज्य में, आप किसी भी राज्य में वहाँ की सरकार की पावर्स को आप बढ़ाना चाह रहे हैं या घटाना चाह रहे हैं, और भी बहुत सारे मसले हैं जिन पे मैं डिस्कशन करूँगा। वहाँ पर आपको संविधान में बदलाव के लिए न केवल विशेष बहुमत चाहिए, बल्कि आधे राज्यों से एक अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी चाहिए। तो इसकी बात हम कहेंगे। सबसे पहले विधेयक। विधेयक क्या होता है? संसद में जब भी हम कोई प्रस्ताव रखते हैं कि फला कानून बनाया जाए, संसद कहती है ठीक है, इस कानून को बनाने के लिए हम डिस्कशन करते हैं, तो बन जाता है बिल या विधेयक। और जब संसद उसको पास कर देती है तो बन जाता है अधिनियम या कानून या एक्ट। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब ऐसा प्रस्ताव जिसकी वजह से संविधान में कोई संशोधन हो रहा है, संसद ने कहा ठीक है, इस पर डिस्कशन करते हैं, तो अब वो बन गया संविधान संशोधन विधेयक, है ना। कौन सा बन गया? सोनू वैसे ही पूछ रहे हैं, संविधान में पहला संशोधन कब हो गया था? पहला? हाँ, वेरी गुड, शाबाश बेटे। तो 51 में ही, संविधान बनने के कुछ समय बाद ही 1951 में संविधान में पहला संशोधन हो गया था। तो उसमें बताएंगी कि वो संशोधन क्या था। राबिया बताएंगी। हाँ हाँ, एक संविधान में नई अनुसूची जुड़ी, जो थी 9वीं अनुसूची। संविधान में नई अनुसूची जुड़ी। पहले 8 अनुसूची थी, 51 में हमने पहला संशोधन किया, 9वीं अनुसूची जुड़ी, और उसमें ये कहा गया कि इस अनुसूची में संसद अगर कोई कानून बनाती है और कानून बना करके ये घोषित कर देती है कि ये मामला जो है 9वीं अनुसूची का है, तो उसमें किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। आगे जाके वो भी फिर मामला आगे चला, कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? स्वतंत्र कोर्ट, और कोर्ट का जो कहते हैं ना समीक्षा, कोर्ट की एग्जामिन करने की जो पावर है, वो कोई छीन नहीं सकता। तो वो अलग मसले। बात आ जाते हैं, अब कोई ऐसा विधेयक संसद में रखा गया है जिसकी वजह से संविधान में कोई बदलाव या संशोधन या अमेंडमेंट या चेंज होगा, उसे हम कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। पक्का समझ गए ना भाई? समझ गए, है ना? ये बात समझ गई? ठीक है। अब आर्टिकल 368, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 368 जो है वो संविधान में संशोधन का प्रोसेस बताता। अच्छा, जो मेरा लेसन प्लान है ना, मैं उसी को फॉलो करता हूँ, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे। लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, है ना, मैंने वहाँ पर बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, तो मैं बोलूँगा, आप लोग ध्यान रखना, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप लोग लिख लेना। बाकी मैंने इतना बड़ा लिख रखा, आपको ध्यान से ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी काम चला सकते हैं, लेकिन कॉपी पेन आप लोग अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, इतना लिखा नहीं होता जितना मैं बोल जाता हूँ, है ना।
तो संविधान में सिंपल सा सवाल आता है कि संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 संसद को ये अधिकार नहीं देता कि वो संविधान में बदलाव कर ले, समझ रहे ना? आर्टिकल 368 ये अधिकार नहीं देता कि सब भैया आर्टिकल 368 ने संविधान संशोधन हो जाएगा, संसद करेगी ना। वो कहता है प्रोसेस है। आर्टिकल 368 जो है संविधान में संशोधन का प्रोसेस को बताता है। उस प्रोसेस में क्या है कि साहब संविधान में संशोधन के लिए जो बिल रखा जाएगा उस बिल को रखने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। जैसे धन विधेयक होता है ना, धन विधेयक हो तो धन विधेयक या नए राज्य को बनाना है, नए राज्य को बनाना है तो नए राज्य को बनाने के लिए राष्ट्रपति से प्री परमिशन लेनी होगी, तभी बिल जो है शुरू होगा। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की प्री परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एक बात, राष्ट्रपति की बिना मंजूरी के ही वो लोकसभा या राज्यसभा में रखा जा सकता है। अच्छा, अब देखते हैं ना, जैसे धन विधेयक है तो केवल लोकसभा शुरू होता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक आप राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे सिंपल बिल होता है कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि ये दोनों हाउस से तभी पास माना जाएगा जबकि दोनों हाउस इसे अपनी स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं। ठीक है, और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका इसी पार्ट में। तो संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 इसका प्रोसेस बताता है। ये कहता है किसी भी हाउस से ये शुरू हो सकता है। ठीक है, इसको शुरू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी ज़रूरी नहीं है। ये तभी पास होगा जब दोनों हाउस इसे अलग अलग अपने विशेष बहुमत से पास कर दें। ठीक है, आगे जाके इसी 368 में और कुछ शर्तें भी हैं कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं भूल जाऊंगा, बिल कब लैप्स होते हैं, बिल कब लैप्स होते हैं मैं अभी इसी पार्ट में मैं आपको बता दूंगा ना, मैं भूल ना जाऊँ, फिर भूल जाता हूँ फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अब वो ये कहता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में अंततः असहमति हो गई है, अंततः असहमति हो गई है, तो अब यहाँ पर ज्वाइंट बैठक नहीं होगी। अच्छा, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में गया, या राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा में गया, तो क्या उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है लोकसभा? लौटा सकती है। राज्यसभा का जो बिल है वो लोकसभा पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, लोकसभा का जो बिल है वो राज्यसभा पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन अंततः असहमति हो गई है, जैसे पिछले बिल में बताया ना कि फाइनली उनमें सुलह हुई नहीं तो ज्वाइंट बैठक नहीं होगी, वो बिल खत्म हो जाएगा। पुनर्विचार पर रोक नहीं है, लेकिन अगर फाइनली उनमें सहमति हुई नहीं तो अब उसमें ज्वाइंट बैठक का प्रावधान नहीं है और उसका मतलब है बिल अब खत्म हो गया। ओके, समझ गए आप? यहाँ पर राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे आप मान लीजिए यूपीएससी आईएएस मेंस में लिखने जा रहे हैं या कहीं पर भी मेंस में इस तरह से जीके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कहते हैं ना राज्यसभा बिल्कुल दोया में, तो आप कहेंगे नहीं साहब, यहाँ पर जो है संविधान संशोधन में राज्यसभा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, यहाँ पर ज्वाइंट बैठक का प्रावधान नहीं है। अब वो बिल राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर फिर राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं। राष्ट्रपति इस बिल को ज़्यादा से ज़्यादा तो उसमें कितने दिन रोक सकता है अपने पास? 30 दिन रोक सकता है। 30 दिन रोक सकता है मतलब क्या? राष्ट्रपति को इसे 30 दिन के भीतर मंजूरी देनी होती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ना हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं। अगर 30 दिन के भीतर उसे मंजूरी ना दें तो बिल वो अपने आप पास हो जाएगा, उसी रूप में जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा से चल करके वो आया था। ठीक है, अच्छा, अब राष्ट्रपति ने पास कर दिया संविधान संशोधन विधेयक को, राष्ट्रपति ने पास कर दिया। लेकिन अब दो तरह के संविधान संशोधन विधेयक है, एक जो सामान्य प्रोसेस को अपनाने की बात करते हैं और एक जो खास प्रोसेस को अपनाने की बात करते हैं। कैसे? देखिए, दो तरह के हैं, ऐसे जिन्हें बस सामान्य बहुमत चाहिए, ऐसे संविधान संशोधन विधेयक अच्छा, जिन्हें सामान्य बहुमत चाहिए या विशेष बहुमत चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा में अगर अंततः असहमति हो जाती है तो ज्वाइंट बैठक तो होगी ही नहीं, ये तो क्लियर है। लेकिन ऐसे संविधान संशोधन विधेयक जिन्हें सामान्य बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत चंदा क्या? आधे से एक अधिक, हाउस की कुल संख्या का आधे से एक ज़्यादा। कौन से हैं वो? जो केवल सामान्य बहुमत से पास हो सकते हैं और उन्हें विधानसभाओं में भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। कौन से हैं? आर्टिकल 2 संघ में नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है ना। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन। तो आर्टिकल 2 और 3 में जो है हमारे देश में किसी नए राज्य को शामिल करना या किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा परिवर्तन करना, ये संविधान में संशोधन माना जाता है। लेकिन अभी आर्टिकल 4 आएगा ना, उसमें अलग से लिख रखा है, आर्टिकल 4 में अलग से लिख रखा है कि आर्टिकल 2-3 में जो संसद को शक्तियाँ दी गई हैं, यानी कि नए राज्य के निर्माण या नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन की जो संसद को शक्तियाँ दी गई हैं वो संविधान में संशोधन ही माना जाएगा। लेकिन उसके लिए आर्टिकल 368 का प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने वीडियो बनाई है? वीडियो नहीं बनाई है ना, वैसे ही लिखाया था ना आपको। हाँ ठीक है, लेकिन पढ़ा तो दिया है ना। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि आपको इसके लिए क्या है अभी? इसके लिए सामान्य बहुमत की ज़रूरत है और विधानसभाओं से सहमति की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलें। फिर अनुच्छेद 11 जो नागरिकता कानून है,
नागरिकता कानून सीए लागू हुआ तो राज्यों को थोड़ी भेजा गया वो, तो क्यों? क्योंकि उसमें सामान्य बहुमत की ज़रूरत है और राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता उसमें नहीं है। फिर आया आर्टिकल 169, किसी भी राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन। सृजन का मतलब विधान परिषद को बनाना और उत्साधन का मतलब क्या है? विधान परिषद को खत्म करना। तो विधान परिषद को बनाना या खत्म करना ये भी संविधान में संशोधन माना जाता है, लेकिन इसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से आर्टिकल 239A, कोई भी यूटी यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र, उसमें विधानमंडल को या मंत्रिपरिषद को बनाना, जैसे पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख है, हाँ भाई इसमें विधानमंडल बनेगा, मंत्रिपरिषद बनेगी। मंत्रिपरिषद बनेगा मतलब मुख्यमंत्री यहाँ पर नियुक्त होगा, तो इसके लिए भी आपको सामान्य बहुमत की ज़रूरत है। दूसरी अनुसूची जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भी बहुत सारे हमारे संवैधानिक प्राधिकारी हैं जिनके वेतन भत्तों की चर्चा की गई है ना। तो अगर दूसरी अनुसूची में आप कोई संशोधन करना चाह रहे हैं, इनके वेतन भत्तों में कोई संशोधन करना चाह रहे हैं, चाहे आप नकारात्मक बदलाव करें या सकारात्मक बदलाव करें, उसके लिए भी सामान्य बहुमत ही काफ़ी है और ये भी संविधान में संशोधन माना जाता है। फिर क्या है? पहली, पाँचवीं, छठी और आठवीं अनुसूची में कोई अगर आप बदलाव कर रहे हैं तो उसके लिए भी संविधान में संशोधन के लिए सामान्य बहुमत की ज़रूरत ही है। पहली, पाँचवीं, छठी और आठवीं अनुसूची में, ठीक है। अब संसद का विशेष बहुमत और संघ में आधे से एक अधिक विधानसभाओं का अनुमोदन या मंजूरी, यानी कि ऐसे संविधान संशोधन विधेयक जो तभी लागू होंगे, जो तभी पास होंगे कि राष्ट्रपति की मंजूरी तो उनको मिल गई, विशेष बहुमत संसद के दोनों हाउस ने उन्हें विशेष बहुमत से पास किया, राष्ट्रपति की उसको मंजूरी मिल गई, लेकिन अभी भी वो तब तक माने नहीं जाएंगे पास हुए जब तक कि आधे राज्यों की विधानसभाएं उसे पास, आधे से एक अधिक राज्यों की विधानसभाएं उसे पास ना कर दें। हमारे यहाँ में कितने 28 राज्य हैं ना, 28 राज्य हैं, तो 28 का आधा कितना हो गया? 14, और 14 + 1 15, तो 15 राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूरी मिलनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि एक तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, है ना। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता ये जुटाना। एक समय था जब 1947 के बाद हमारे यहाँ चुनाव होते रहे, 1984 तक जो कांग्रेस पार्टी थी उसको लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत ही मिला हुआ था एक तरह से, और आधे से ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकारें थीं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे भारत में जो क्षेत्रीय राजनीति को बढ़ावा मिला, क्षेत्रीय राजनीति समझते हो बेटे? क्षेत्रीय राजनीति समझते हो? क्षेत्र आधारित राजनीति, इसको सिंपल सी बात हम आपसे कह सकते हो कि हर राज्य में अलग अलग अपने राज्य के मुद्दों को आधार पर लेकर के छोटी छोटी पार्टियां बन गई। जैसे आप यूपी में देख लो, यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लोक दल, पता नहीं कितनी सारी पार्टियां है ना। उधर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हैं, तो इधर आपके उत्तराखंड में एक पार्टी हुआ करती थी उत्तराखंड क्रांति दल, अब धीरे धीरे उसका विद्युत सिकुड़ गया, लेकिन राज्य निर्माण में उसकी बहुत भूमिका रही थी उत्तराखंड क्रांति दल की, है ना। तो छोटी छोटी पार्टियां जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे अब ये एक दूर की बात हो गई है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही किसी को विशेष बहुमत भी मिल जाएगा और आधे से ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकारें हो जाएंगी, समझ रहे ना। तो अब वो तभी पास होगा जब लोकसभा राज्यसभा उसे अलग अलग विशेष बहुमत से पास कर दें और आधे से एक अधिक राज्यों की विधानसभाएं उसे पास कर दें। अच्छा, जो विधानसभाओं से जो पास होना है उसमें सामान्य बहुमत की ज़रूरत है, विधानसभाओं से पास होने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल पास हो जाएगा। अब कौन से जिनको विशेष बहुमत की ज़रूरत है? आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल समझते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो वो लोग वोट देते हैं कि भाई ये देंगे और ये नहीं देंगे, तो इसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। भाग 5 का चैप्टर 4 संघ की न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे संबंधित कोई संशोधन है। भाग 6 का चैप्टर 5 राज्यों के हाई कोर्ट के बारे में कोई बदलाव। फिर भाग 2 चैप्टर 1 संघ और राज्यों के बीच में कोई विधायी संबंध है उनके बारे में कोई बदलाव। ये इन चीज़ों को मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, इनके लिए मैं अलग से बात करूँगा कि संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध क्या होते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच वो कामों का जो बंटवारा है उसमें कोई बदलाव आपने करना है। और यहाँ तक कि आर्टिकल 368 जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, प्रोसेस बताता है, उसमें भी अगर आपने कोई बदलाव करना है तो इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए। इसीलिए भारतीय संविधान जो है वो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया मेंस में कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, तो आपको यही बातें लिखनी है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो सामान्य बहुमत से, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो विशेष बहुमत से, और उनका फिर एग्जाम्पल भी देना, ये याद करने पड़ेंगे, वो हो जाएगा आपका। अब तुम लोग भूल गए लेकिन मुझे याद है, क्या बताना था? बिल लैप्स कब होता है ना। मैं जो है 1 मिनट सांस ले लूँ, है ना, रोक दो थोड़ा सा। तो चलिए फिर देखते हैं कि कोई बिल कब लैप्स हो जाएगा और कब लैप्स नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप लोग ध्यान से सुन लेना और
2 बार अगर ध्यान से सुन लोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, जो कन्फ्यूजिंग चीज़ें होंगी उन्हें लिख लेना। देखिए, बिल लोकसभा से शुरू हुआ, बिल जो है लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में उस पर डिस्कशन हो रहा है अभी, लोकसभा ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया, यानी कि लोकसभा से वो पास नहीं हुआ है। उसके बाद लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई, वो बिल लैप्स हो जाए। लैप्स का मतलब समझते हो? हिंदी में लैप्स को क्या कहते हैं, किसी को पता है? हिंदी मीडियम वालों के लिए, बेचारों के लिए बड़ी दिक्कत है। हम हिंदी मीडियम किताबें लाते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जैसे विधि मान्य है, तो लैप्स को हिंदी में क्या कहते हैं उसमें? तुम्हारी तो हिंदी अच्छी है, व्यपगत कहते हैं उसको, व्यपगत, ठीक है ना, यानी कि वो खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। कोई बिल लोकसभा में रखा गया, लोकसभा से शुरू हुआ, और इससे पहले कि लोकसभा उसमें कोई फैसला ले लेती, लोकसभा भंग हो गई, बिल खत्म हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा ने फैसला ले लिया, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, लेकिन वो अभी राज्यसभा में नहीं गया है, लोकसभा भंग हो गई, बिल खत्म हो जाएगा। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा भंग हो गई, बिल खत्म हो जाएगा। राज्यसभा ने उसको पास कर दिया, नहीं, अभी पास करने के बाद नहीं गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, लोकसभा भंग हो गई, बिल लैप्स हो जाएगा। ठीक है, बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए चला गया, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए चला गया, लोकसभा भंग हो गई, अब बिल लैप्स नहीं होगा। दोनों हाउस ने अगर मंजूरी दे दी है, उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है। दोनों हाउस ने मंजूरी दे दी, भले प्रेसिडेंट के लिए नहीं गया, लेकिन दोनों हाउस ने मंजूरी दे दी और लोकसभा भंग हो जाती, अब वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है ना, अब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा मंजूरी के लिए। ओके, अच्छा, अब इसी तरह से बिल राज्यसभा से शुरू हुआ, ध्यान रखना, बिल राज्यसभा से शुरू हुआ। अच्छा, पुनर्विचार की बात कर लेते हैं। अभी लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, लोकसभा भंग हो गई, बिल लैप्स हो जाएगा। बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा, पेंडिंग था, मामला पेंडिंग था ना, लैप्स हो जाएगा। अच्छा, अब लोकसभा से पास होकर के बिल राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने लोकसभा को भेजा पुनर्विचार के लिए, लोकसभा ने पुनर्विचार किया, फिर से राज्यसभा को भेज दिया, फिर से राज्यसभा को भेज दिया, राज्यसभा की बातें मान ली, राज्यसभा को बिल चला गया, लेकिन राज्यसभा में वो अभी पेंडिंग है, उस पर फैसला नहीं हुआ है, राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, लोकसभा भंग हो गई, बिल लैप्स हो जाएगा। सेम, बिल राज्यसभा से शुरू पास होकर के लोकसभा में गया, राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में गया, लोकसभा में बिल वो पेंडिंग है, लोकसभा भंग हो गई, बिल लैप्स हो जाएगा। बिल राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में गया, लोकसभा ने भी उसको पास कर दिया, लोकसभा भंग हो गई, अब वो बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि वो पेंडिंग नहीं है, उससे फैसला हो चुका है। अब बिल राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में गया, लोकसभा ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया राज्यसभा को, बिल पेंडिंग है, लेकिन राज्यसभा ने उस पर कोई फैसला नहीं किया है, लोकसभा भंग हो गई, बिल लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब बिल राज्यसभा से शुरू हुआ, राज्यसभा शुरू हुआ, राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा कहाँ से शुरू हुआ, राज्यसभा शुरू हुआ, राज्यसभा में पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लोकसभा भंग हो गई, वो बिल लैप्स नहीं होगा। बिल राज्यसभा शुरू हुआ, राज्यसभा में ही पेंडिंग है अभी, राज्यसभा ने उस पर कोई डिसीजन लिया, लोकसभा भंग हो गई, बिल लैप्स नहीं होगा। बिल राज्यसभा में चला, राज्यसभा से शुरू हुआ, राज्यसभा ने उसको पास कर दिया, ऐसे ऐसे हाथ करते करते इसमें दर्द होने लगा, अब इसको करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। बिल राज्यसभा से शुरू हुआ, राज्यसभा ने उसको पास कर दिया, लेकिन अभी लोकसभा को नहीं भेजा है, लोकसभा को नहीं भेजा है, लोकसभा भंग हो गई, बिल लैप्स नहीं होगा, क्योंकि वो लोकसभा में नहीं आया, राज्यसभा में ही है, लोकसभा में नहीं आया। बिल राज्यसभा से शुरू हुआ, राज्यसभा ने पास करके लोकसभा को भेज दिया, लोकसभा ने उस पर डिसीजन लिया, लोकसभा भंग हो गई, बिल खत्म हो गया, बिल खत्म हो गया। लोकसभा ने पास करके पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, अभी राज्यसभा ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया, पेंडिंग है, बिल लैप्स हो जाएगा। अंततोगत्वा इतनी सारी कहानी जो मैंने आपको बताई, अल्टीमेटली उसका जो एक सार है वो ये है कि यदि कोई बिल राज्यसभा से शुरू हुआ है और राज्यसभा में ही अभी पेंडिंग है, राज्यसभा से शुरू हुआ है और राज्यसभा में पेंडिंग है, यानी कि राज्यसभा ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है, तो वो बिल किसी भी हालत में लैप्स नहीं होगा, चाहे लोकसभा है या लोकसभा भंग हो जाए, सिर्फ बाकी अन्य सारे मामलों में वो बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा। इसको दोबारा से जो है कि बैक करके रिवाइंड कहते हैं उसको, दोबारा इसको रिवाइंड करके सुन लेना। ओके, अब अभी रुको, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया है, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए चला गया, लोकसभा भंग हो जाती है, वो बिल लैप्स नहीं होगा। अब लोकसभा राज्यसभा में असहमति हो जाती है, लोकसभा राज्यसभा में असहमति हो जाती है, अंततः असहमति हो जाती है, ठीक है, लोकसभा भंग हो जाती है, बिल लैप्स हो जाएगा।
लोकसभा और राज्यसभा में असहमति हो जाती है। अब इसी बीच राष्ट्रपति ने आर्टिकल 108 की पावर का इस्तेमाल करके ज्वाइंट बैठक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लोकसभा भंग हो गई। लेकिन अब वो बिल लैप्स नहीं होगा, अब उस पर फैसला होगा, बैठक होगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा बिल जो लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया है या लोकसभा राज्यसभा में पेंडिंग है, ऐसा बिल जो लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया नहीं, ऐसा बिल जो लोकसभा या राज्यसभा में या किसी भी हाउस में पेंडिंग है, सरकार उस बिल को वापस ले सकती है, सरकार उस बिल को वापस ले सकती है, समझ गए ना। लेकिन ऐसा बिल जिसे लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए चला गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है तो भी और राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी है तो भी, अब अगर उस बिल को सरकार को वापस लेना है तो उस पर वही प्रोसेस होगा जो प्रोसेस उस बिल को पास करने के लिए अपनाया जाता है। वापस लेने के लिए, उस कानून को वापस लेने के लिए, रद्द करने के लिए वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, भले ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है, भले ही राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी है, जो उस कानून को पास करने के लिए होता है। मीन्स एक हाउस से पास होगा, एक हाउस में रखा जाएगा, उससे पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस भी उसको पास कर देगा तो वापस होगा, अदरवाइज वो वापस नहीं होगा। डिस्प्यूट हो गया, अंततः असहमति हो गई, फिर से बैठक होगी, समझ गए आप। तो अगर वो तीर, कहते ना तीर जब कमान से निकल गया या मुँह से जब बात निकल गई या जब पेट निकल गया तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। कहते हैं ना, जवान से निकली बात, कमान से निकला तीर और बड़ा हुआ पेट कभी वापस नहीं होते हैं कभी। कितनी दौड़ लो, कितना ही राइस कट कर लो, कितनी शुगर कट कर लो, है ना, फिर वहाँ समझ लो अब तुम्हारा नाम नहीं ले रहा मैं, यहाँ देख लो मामला खतरे में आ गया। फिर जहाँ होते थे स्लिम ट्रिम, फिर हो जाएगा क्या, नहीं यार मुझे मुझ पर कोई केस कर दे तो मैं क्या करूँगा। सब अच्छे होते हैं, चाहे वो स्लिम ट्रिम हो या सब अच्छे होते हैं, है ना। हाँ, कहाँ थे, समझ गए बेटा, है ना। और कुछ रह गया इसमें, कुछ नहीं रह गया ना। तो ठीक है, फिर आज के सेशन में बस इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके सब्सक्रिप्शन का भूखा हूँ, फीस का नहीं। थैंक यू।